हेलो बच्चों, आज आपको हम एनसीईआरटी क्लास 11 की मैथ एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है समुच्चय। इसके पीछे वाले वीडियो में हमने समुच्चय की डिफिनेशन दिया, समुच्चय कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, किस तरह से समुच्चय को लिखा जाता है, समुच्चय के कितने भेद हैं, वो हमने पिछले वीडियो में खूब बाकायदे चर्चा किया है। हाँ, जो स्टूडेंट अगर उस वीडियो को ना देख पाए हों तो प्लीज़ उस आप वीडियो में आप जाइए और वीडियो को देखिए। अगर किसी तरह का कोई अगर डाउट आपको हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो हम आपकी जो समस्या होगी उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रयास का 100% उसका सलूशन आपको ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। आज आपको हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन आपको कराएंगे। हमने बताया था, एक बार फिर चर्चा करते रहे, समुच्चय क्या था और क्या हमने डिफिनीशन दिया था, कैसे आप व्यक्त करते हैं। समुच्चय को हमने बताया था किसी समूह या संगठन को सुपरिभाषित ढंग से परिभाषित करना या व्यवस्थित ढंग से परिभाषित करना ही हमारा समुच्चय कहलाता है। लेकिन ये ध्यान रहें, उसमें किसी भी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम चयन से अलग ना किया गया हो। अगर समूह है तब तो समुच्चय है, अगर समूह से किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को अलग कर दिया जाएगा तो वो कभी भी समुच्चय नहीं होगा। इसी तरह से अब ध्यान दीजिए, सवाल में हम चलते हैं। पहला सवाल है, जे अक्षर से होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब देखिए, जे अक्षर से साल के 12 जो महीने होते हैं उनसे कौन कौन सा महीना आता है उसको हम लिखते हैं। सबसे पहले नंबर पे आएगा जनवरी, जनवरी के बाद आता है जून, जून के बाद आ जाता है जुलाई। जो साल के 12 महीने होते हैं जो जे अक्षर से चालू होते हैं उनकी संख्या कंफर्म है। वो कौन से हो सकते हैं? एक जनवरी आपका हो सकता है, एक जून हो सकता है और एक हो सकती है जुलाई। और इन तीन को छोड़ दिया जाए ऐसा कोई भी महीना नहीं है जिसका अक्षर, पहला अक्षर जे से प्रारंभ हो। इसका मतलब हुआ, ये कंफर्म सी बात है, इसके समूह जो दिए गए हैं इसमें निश्चित है, इससे किसी अपवाद को हम अलग भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो पहला सवाल दिया गया है ये क्या है आपका समुच्चय। हमने बताया था समुच्चय को हमेशा मझले कोष्ठक में लिखते हैं और उसके अंदर जितने भी अवयव होते हैं मझले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे और हर एक अवयव के बाद कामा जरूर लगाएंगे। बिना कामा लगाए अगर लिखेंगे तो वो गलत माना जाएगा। तो समुच्चय को हमेशा मझले कोष्ठक के अंदर लिखिए और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, अवयव हैं, उनको आप ये ध्यान रखिए कामा लगाकर ही लिखिएगा। इसी तरह से प्रश्न कह रहा है दूसरा। चलिए, पहला प्रश्न था, दूसरा क्वेश्चन है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। देखिए, हमने कहा था आपसे किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम हम उससे समूह से अलग नहीं करेंगे। अगर अलग कर दिए तब तो समुच्चय नहीं होगा, जब तक अलग नहीं किया रहेगा तभी समुच्चय होगा। प्रश्न है, अब बताइए, भारत इतना बड़ा देश है, क्या उसमें प्रसिद्ध केवल 10 ही लेखक हो सकते हैं प्रतिभाशाली? इसका मतलब है कि सभी लेखकों के समूह से वो 10 प्रतिभाशाली लेखकों को अलग किया गया है, लेकिन अलग समूह से ही किया गया है, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा। कंफर्म हमेशा ध्यान देना होगा, किसी भी समूह या संगठन से हम विशेष वस्तुओं का चयन अलग रूप से नहीं करेंगे। अगर अलग रूप से चयन कर लेते हैं तब वो समुच्चय कभी भी नहीं होगा। इसलिए आपका जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा इसमें वह समुच्चय नहीं होगा। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समुच्चय। क्रिकेट वैसे तो आप लोग सभी बच्चे लगभग 90% खेलते होंगे। अगर आपसे कह दें कि पूरी टीम में एक खिलाड़ी को आप ले लीजिए जो सबसे बढ़िया बल्लेबाजी करता हो, तो बताइए 11 खिलाड़ियों में से आप एक व्यक्ति को आपने सबसे अलग कर दिया, जबकि खिलाड़ी सभी हैं 11, जबकि 11 सभी खिलाड़ी हैं।
इसका मतलब वो समूह से एक विशेष लड़का हो गया, विशेष खिलाड़ी हो गया, वह समूह के अंतर्गत नहीं आएगा। इसी तरह विश्व में, पूरे भारत में, पूरे विश्व की बात की गई है, पूरे विश्व में जरूरी है ये कि 11 ही सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हों। अगर सर्वश्रेष्ठ है तो इसका मतलब उनको समूह से अलग किया गया है, ये भी समुच्चय को नहीं व्यक्त करेगा। चौथे पे चलते हैं, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब ध्यान दें, अगर आपकी क्लास में, मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो मेरी क्लास में जितने भी लड़के लड़कियां होंगे, लड़कियां तो बालकों के अंतर्गत नहीं आएंगे, लेकिन जितने भी बालक हैं वो चाहे पढ़ने में ठीक हो चाहे कमज़ोर हो, मेरी नज़र में सब समान है। हम किसी भी बालक को एक विशेष चयन के अंतर्गत नहीं रख रहे हैं, सबको साथ में जब रख रहे हैं, जब साथ में रख रहे हैं तो इसका मतलब यह एक समुच्चय को व्यक्त करेगा। इसी तरह से और भी जो आगे क्वेश्चन है उनको आप कीजिएगा। बस यही ध्यान देना, किसी विशेष वस्तु स्थान के नाम को हम चयन सूची से अलग नहीं रखेंगे। जब अलग रखेंगे या अलग कर दिया जाएगा तो वह कभी भी समुच्चय नहीं होगा। अब चलिए इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें ए की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में। ए का मान है 1 2 3 4 5 6 और इससे रिलेटेड कुछ सवाल दिए गए हैं। प्रश्न दिया गया है कि जहां पर जरूरत हो इसका आप यूज कीजिए। इसको कहते हैं आप एलिमेंट या समुच्चय किससे रिलेटेड है। उसके बाद प्रश्न कह रहा है कि इसका भी यूज आप कीजिए, डज नॉट एलिमेंट। कौन सा अवयव इसके अंतर्गत आएगा और कौन सा नहीं आएगा वही आपको लिखना है। तो पहला हम एक बता रहे हैं, इसी तरह से और भी जो क्वेश्चन होंगे उनको आप कीजिएगा। क्वेश्चन है 5, उसके बाद ऐसे डॉट डॉट करके ए है। ध्यान दें, ये जो आपने अवयव ये लिखा है इसमें चेक कीजिए कि क्या 5 कहीं आया है। हाँ 100%। देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद 5 आया है। इसका मतलब 5 का जो रिलेशन है वो ए से है। जब है तो यहां पर आप एलिमेंट लिखिएगा। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन पे आइए। दूसरा क्वेश्चन है 8, उसके बाद गैप दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद ए है। अब आप देखिए जो ए का अवयव आपने 6 लिखा है, क्या उसमें कहीं भी ए आया है? अगर ए नहीं आया तो डज नॉट एलिमेंट ए होगा। मेरी बात शायद सबको समझ में आ गई होगी। ये अवयव अगर उसके रिलेशन में है तब तो आप एलिमेंट है, अगर नहीं है तो डज नॉट एलिमेंट लिखना होगा, कंफर्म। इसी तरह से दूसरे के सभी क्वेश्चन को आप कीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन 3 पर ऊपर लिखा है निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। अब रोस्टर रूप में हमने लिखा था, कहने का मतलब जिसको आप सारणी बनाते थे। आप सारणी बनाने का मतलब यह हुआ कि जो भी अवयव आपके होने चाहिए वो एक मझले कोष्ठक के अंतर्गत ही होने चाहिए। मझले कोष्ठक के अंदर अगर आप नहीं लिखते हैं कामा लगा के तो वो सारे अवयव लिखे हुए समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएंगे, आपका क्वेश्चन वहीं से रॉन्ग हो जाएगा। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि हमेशा लिखने के लिए मझले कोष्ठक में जितने भी एलिमेंट आएंगे उनको मझले कोष्ठक के अंदर ही लिखिएगा। अगर आप बाहर लिखते हैं या मझले कोष्ठक नहीं लगाते हैं तो वो समझ लीजिए क्वेश्चन जो है वो गलत माना जाएगा। इसलिए ध्यान देना, जब भी आप लिखेंगे तो हमेशा उसको मझले कोष्ठक के अंतर्गत ही होना चाहिए। मझले कोष्ठक के बाहर आप न लिखेंगे और ना कोई अगली को या कोई अगली कोष्ठक भी नहीं लगाएंगे, केवल मझली कोष्ठक ही होना चाहिए। इस तरह से और भी प्रश्न आप कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन होंगे उन डाउट को सब क्लियर किया जाएगा। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।